नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये तीन राज्यों के चुनाव परिणाम आए हुए हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। दो में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की जीत हुई है। जो मेघालय में है वो एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बताई गई है, हंग असेंबली की। मोदी महोदय काफ़ी जश्न मना रहे हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन ये उनकी जीत जो है हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को चिढ़ा रही है। अब ये सवाल उठता है कि वही आवाम इनको वोट दे रही है और भारतीय जनता दल करे चिढ़ा रही है। अब वोट इन सबों को कैसे मिलता है इसका एक दुखड़ा है और उसकी एक अलग मैकेनिक्स है, उसकी एक गणित है और उसकी एक ट्रेजेडी है। वोट इनको इनकी चाल चरित्र चेहरे पर नहीं मिलता है, उसका एक तिकड़म है और तिकड़म हमारे भारतीय भाई बहनों को वो मानसिक रूप से गुलाम बनाए हुए हैं और वो मानसिक गुलामी इस कदर है कि जो हमारे भारतीय समाज के लिए अभिशाप हैं, जो हमारे देश के लिए अभिशाप हैं और अपराधी किस्म के और भ्रष्ट किस्म के और समाज विरोधी, यहाँ तक कि देश विरोधी ताकतों को भी वोट मिल रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। 60-65 सालों तक उसको वोट मिलता रहा जिसने देश को बांटा, 1000 के आसपास दंगे करवाए, देश को बेतहाशा लूटा, सारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, कानूनी संस्थाओं को बंधक बनाकर अपने निहित स्वार्थ में इस्तेमाल किया। न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा। न्यायपालिका खास करके उच्च न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपने एजेंट से हर तरह से इस मुल्क को बर्बाद किया। और जब आज़ादी की जंग का दौर था तो यही संगठन जो है आज़ादी की लड़ाई का चेहरा पहने हुए, मुखौटा पहने हुए, वो अंग्रेजी सरकार से ही चिपका रहा, उसी की मुखबिर और दलाली करता रहा और देशवासियों को भुलावा देता रहा कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है।
तो उसको भी वोट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जिसने देश को बांटा उसको भी वोट मिला। जिसने देश को बांट करके पाकिस्तान बनवाया और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़े, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाई, उसको भी वोट मिला ना। और पीछे जाइए, ये अंग्रेज जो आए थे वहां से 7 समुंदर पार, उनको समर्थन देने वाले तो इसी देश के ही लोग थे ना। उनकी अपनी कोई ताकत नहीं थी। हमारी आपसी फूट और हमारी आपसी इस समझ का अभाव कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, न कि इस देश के हिंदू सनातन आस्था वाले तबके वाले दुश्मन हैं, न तो जो वो दुश्मन समझते थे अपने इस्लाम आस्था वाले तबके को दुश्मन समझते थे, या जो एक रियासत दूसरी रियासत को अपना दुश्मन समझती थी। इसी कारण जो है, और यही भावना, यही दुर्भावना, यही ईर्ष्या आपसी भारत की आपसी वो रियासतों में, वो जो विदेशी ताकत अंग्रेजों की थी, जो अंग्रेजी विदेशी ताकत थी, उसको ताकत मिली। ये दुखड़ा तब भी है, और आज भी जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में जो भारतीय एकता का जो भाव है, और जिस भारतीय एकता के लिए भारतीय जनता दल प्रयास कर रहा है, तो उसी भारतीय एकता के अभाव में ही जो है इस तरह की जो ताकतें हैं, इन ताकतों की पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इनको काले अंग्रेज के रूप में किया है। उनको वोट मिल रहा है किसी न किसी रूप में। तो वोट मिल रहा है, एक दूसरे तरह का दुखड़ा है, दूसरे तरह की गणित है, दूसरे वो मैकेनिक्स है, और बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। तो इस ट्रेजिडी को का भी निवारण जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि बीजेपी तो उसी गणित का, उसी तिकड़म का के सहारे जो है चुनाव जीती है, और जिस तिकड़म के सहारे पहले वो कांग्रेस जीती आई है, आज वही तिकड़म जो है ये बीजेपी कर रही है, और जश्न वो मना रही है। लेकिन जहां तक हमारी आवाम का प्रश्न है, हमारी जनता का प्रश्न है, उसको क्या मिलता है, ये समझने की बात है। सबसे पहले जो उसको निजात मिलती है कानून व्यवस्था से। तो कानून व्यवस्था पर आ जाइए, तो ये बीजेपी वाले काफी ढिढोरा पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ महोदय, किसी भी शासक का और किसी भी मुख्यमंत्री का कानून व्यवस्था के संबंध में उसके प्रदेश के जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, जितने दादा हैं, उनका विनाश जो है सबसे बड़ी राहत है अपनी आवाम के लिए। यह एक निर्विवाद सत्य है। उस दिशा में योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद इत्यादि को लेकर के, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इसमें कोई विवाद नहीं है। और उसके साथ साथ यह भी योगी आदित्यनाथ को जानना चाहिए कि चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे अतीक अहमद हों, ये अदना से अपराधी थे। इनको माफिया बनाने वाले कौन हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का निपटारा सिर्फ जनता ही करे, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के जिन लोगों ने अदना से अपराधी मुख्तार अंसारी चाहे अतीक अहमद को
माफिया के रूप में तब्दील करवा दिया, तो न्याय और और उस आवाम ने, उत्तर प्रदेश के आवाम ने जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा, तो उस दायित्व का तकाजा है कि उसको सच्चे रूप में यदि वो निजात दिलानी है तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के जो आका हैं उन पर भी बुलडोजर आप चलाइए। और यदि उन पर बुलडोजर आप नहीं चलाते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और भी जो जिन लोगों ने इनको माफिया के रूप में तब्दील किया, तो आप जो है इस अपराध या माफियागिरी या दादागिरी का जो वृक्ष है, उसकी सिर्फ फूल पत्ती तोड़ने से कुछ नहीं होगा। उस अपराध को जड़ से काटने के बाद ही जो है योगी आदित्यनाथ महोदय हमारी आवाम को इन माफियाओं से और इन दादाओं से और इन जो है माने अपराध के सरगनाओं से उत्तर प्रदेश की आवाम को निजात दिला सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सिर्फ जो है अपराध रूपी या माफिया रूपी या दादा रूपी जो गैंग का जो वृक्ष है, उसकी सिर्फ पत्ती फूल तोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद उसके फूल पत्ती हैं। उसका जो वृक्ष है, जो अपराध को जन्म देता है, वो समाजवादी पार्टी है। और उसको कैसे नष्ट में नाबूद करेंगे, ये आपकी अकल में नहीं आता है, तो भारतीय जनता दल के पास वो मंशा भी है और वो काबिलियत भी है। और इस संबंध में आपकी मंशा ही जो है कितनी खोटी है, उसका नमूना जरा आप स्वयं देखिए कि जो भी अपराधी है, और आप कहते हैं कि जो पत्थरबाज हैं या जो अपराधियों और आतंकवादियों के हमदर्द हैं, उन पर आप बुलडोजर चलाते हैं, बिल्कुल सही है। तभी तो वो हतोत्साहित होंगे। तो ये स्टैंड योगी आदित्यनाथ महोदय का, और वो विधानसभा में कहते भी हैं कि हम माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, वो भी सही है। लेकिन आपका ये कहना हर जगह जो है विंडिकेट करना चाहिए, वही स्टैंड हर जगह जो है काम रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ महोदय, जब ये बुलडोजर चलता है और ये केस कोर्ट में जाता है, तो आप जो है संबंधित संस्थाओं से ये कहलवाते हैं, तो कोर्ट में उसी नैतिकता का परिचय आप नहीं देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं देश की जनता के प्रति जवाबदेह हूं, और वो उस जवाबदेही का तकाजा है कि मैं अपनी जनता की और आवाम को अपराधियों से मैं मुक्त कराऊं। ये हमारी जो प्रथम जिम्मेदारी है, और वो मैं कर रहा हूं। ऐसा आप कोर्ट में नहीं कहते। कोर्ट में संस्थाओं से कहलवाते हैं कि भाई चूंकि इनका मकान जो है अवैध रूप से बना था, नक्शा ठीक से पास नहीं था, और निगम के नियमों के अनुसार इनका मकान नहीं बना था, इस तरह की कायरता आप दिखाते हैं। तो आपका जो नैतिक बल है इन माफियाओं को समाप्त करने का, इन दादाओं को समाप्त करने का, इन अपराधियों को समाप्त करने का, और समाप्त करके अपने आवाम को इनसे निजात दिलाने का, वो नैतिक साहस जो है यानी कहाँ चला जाता है। उसी दमखम के साथ कोर्ट में भी कहते, देश के सामने भी कहते। तो ये दोहरा चरित्र जो है इस देश को, इस प्रदेश को बहुत नुकसान दे रहा है। और उससे भी बड़ी बात जो अभी बताया गया है कि जब तक अपराध का
जो संरक्षण देता है उसका विनाश नहीं करेंगे, वो अपराध जाएगा नहीं और हमारी आवाम को निजात मिलेगा नहीं। तो इस जो अपराध है या माफियाओं का जो साम्राज्य है, जो भी तांडव है माफियाओं का, दादाओं का, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, या क्राइम सिंडिकेट का, जो भी है, इसका जो सरगना है समाजवादी पार्टी और उसका मुखिया, जब तक उसका इलाज आप नहीं करेंगे, और यदि आपका यह तर्क है कुछ लोग कि जनता उनको चुनती है, जनता उनको कैसे चुनती है वो अलग विषय है, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, यदि जनता के प्रति आप जनता के प्रति यदि आप वफादार हैं तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि जनता को इनसे निजात दिलाने के लिए उसका जो मूल जो संरक्षण देने वाला है उसका विनाश करिए। यदि आपकी अकल में नहीं आता है, भारतीय जनता का दल वो करके दिखाएगा, चूंकि भारतीय जनता के दल की सच्ची निष्ठा जो है अपनी आवाम के प्रति है और आपकी निष्ठा सिर्फ दिखावटी है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ महोदय इन दादाओं से निपटने में, माफियाओं से निपटने में, अपराधियों से निपटने में आप जातिवाद का सहारा लेते हैं, संप्रदायवाद का सहारा लेते हैं। क्या आप बता पाएंगे कि आपकी नाक के नीचे रघुराज प्रताप सिंह, रज्जू भैया, क्या आपको वो माफिया नहीं दिखता है आपको? हरिशंकर तिवारी तो अब नहीं रहा, उसका बेटा भी जो है उसी माफिया तंत्र का मुखिया बना है, वो आपको नहीं दिखता है? धनंजय सिंह जौनपुर वाला, वो आपको माफिया नहीं दिखता है? सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान ही दिखते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण विषय को जो आपने अपने हाथ में लिया है कि प्रदेश को माफियाओं से, दादाओं से और गुंडों से जो मुक्ति दिलाएंगे, इस मुहिम को आपने आघात पहुंचाया है। इसको जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर उसको डील करके, तो कोई भी बड़ा उद्देश्य और बहुत बड़ा अभियान जो है अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता जबकि जब तक कि वो इन बुराइयों से दूर हो, जातिवाद, संप्रदायवाद। तो इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ महोदय आपके नीयत में खोट है। यदि आप जो है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान के आगे बढ़े होते, रघुराज प्रताप को भी सफाया करते, धनंजय सिंह का भी सफाया करते, हरशंकर तिवारी का जो बेटा है विनय तिवारी, उसका भी सफाया करते, इस प्रकार तो ये वो अभियान सफल भी होता और जनता को भी यकीन आता कि वाकई में इस विषय पर जो कि बोलते रहते हैं योगी आदित्यनाथ, और तो इनमें इनकी ईमानदारी है और वो देश के बहुत काम आती है। लेकिन इस तरह का हुआ कि बुलडोजर बाबा ये कलवा करके आपकी इस क्या करने की ये अपराध है। अपराधियों को डील करने में भी जातिवाद के आधार पर या संप्रदायवाद के आधार पर उसको डील करना भी एक अपराध है। तो वो अपराध को छिपाने के लिए एक ये होगा कि बुलडोजर बाबा। तो ये सारी बातें जो है इस तरह की भारतीय जनता का दल जो है वो योगी आदित्यनाथ महोदय को बता रहा। वो निवेश की बात करते हैं, निवेश स्वागत योग्य है, ऐसी बात नहीं है। निवेश से रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक मजबूती आएगी वो प्रदेश को, और ये स्वागत योग्य है। लेकिन निवेश के पहले लोगों में
शांति व्यवस्था चाहिए, और शांति व्यवस्था के लिए आपने जो मैंने जो अपराधियों की सफाई की बात की है, वो भी स्वागत है, लेकिन उसको आपने जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर जो आप डील कर रहे हैं, उसको आपने जो है उद्देश्यहीन बना दिया है, बेमतलब का बना दिया। तो ये जो है हमारे प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और उत्तर प्रदेश के आवाम के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। और उससे भी बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ महोदय और हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी महोदय, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनसे ये सवाल है कि जहां एक ओर आप लोग जो है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को माफिया समझते हैं और हमारे प्रदेश के लिए अभिशाप हैं, उस अभिशाप को आप दूर कर रहे हैं। राहुल गांधी को आप क्या क्या मानते हैं, यह स्पष्ट करिए। राहुल गांधी जो इस देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, इस पर भी तो मुंह खोलिए योगी आदित्यनाथ महोदय। आपने राहुल गांधी की गद्दारी पर एक शब्द नहीं बोला है, और वो ये देश को मालूम है। अपनी फौज का मनोबल गिराने के लिए जो शख्स जो है सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगता है, उससे बड़ा गद्दार कौन है बताइए आप लोग। मोदी महोदय और योगी महोदय अपनी वायुसेना का मनोबल गिराने के लिए और उसके सौर पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए फिर जो सबूत मांगता है, उससे बड़ा गद्दार कौन है बताइए आप लोग। मोदी महोदय और योगी महोदय। और हर वक्त जो है ये राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलता है। इसके वक्तव्यों का आधार बना करके पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो भारत के खिलाफ जो है इस तरह से जहर उगलता है। तो बताइए इससे राहुल गांधी से बढ़ करके गद्दार कौन होगा। आतंकवादियों के प्रति जो है इसकी हमदर्दी दिखती है। और योगी महोदय और मोदी महोदय, आपको नहीं भूलना चाहिए कि अभी 3 साल पहले लद्दाख के मुद्दे पर यह चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स है, जो भारत के खिलाफ तमाम यानी दुष्प्रचार और झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी, उसी को आधार बना करके ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ ये माहौल बना रहा था। तो आप मोदी महोदय और योगी महोदय बताएं देश को क्या कि राहुल गांधी की ये कृत्य जो है देश के खिलाफ इतनी बड़ी गद्दारी का नहीं है। और योगी महोदय और मोदी महोदय जरा ये भी बताइए कि डोकलाम के मुद्दे पर करीब 4-5 साल पहले, जबकि हमारी फौज और दुश्मन की फौज 2.5-3 महीने आमने सामने डटी रही और किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, इसकी पूरी आशंका थी। उस नाजुक दौर में ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से अंधेरे में चोरी छुपे मिलता है और मिलकर के पता नहीं कौन सी हमारे देश की संवेदनशील सूचनाएं
हमारे देश की कौन कौन सी सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा करता है, तो योगी महोदय और मोदी महोदय, आप देश को बताइए, क्या यह देश के खिलाफ राहुल गांधी की सबसे बड़ी गद्दारी नहीं है? इसकी गद्दारी जरूर है। आप इसको छिपाएं, वो बात दूसरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि देश के खिलाफ गद्दारी जो है, ये सबसे बड़ा अपराध है, और कम से कम आप जैसे लोगों के लिए, जो कि अपने को राष्ट्रवादी होने का दम भरते हैं। तो अब ये सवाल उठता है योगी महोदय और मोदी महोदय कि जो गद्दारी का अपराध है वो सभी अपराधों से ज्यादा बहुत ज्यादा जघन्य है। तो जो बुलडोजर का एक्शन और उससे संबंधित जितने भी कार्रवाइयां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर आपने किया है, आपके राष्ट्रवाद का यह तकाजा कहता है कि राहुल गांधी जो इस देश का गद्दार है, उस पर भी बुलडोजर आप जो है वो राष्ट्रवाद का, आपके राष्ट्रवाद का तकाजा है कि उस पर भी बुलडोजर आप चलाएं। राहुल गांधी पर भी बुलडोजर चलाइए, और वो गद्दारी नहीं है, बल्कि हाल में जो है अपनी बहन प्रियंका और अपने जीजा जो रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर के हरियाणा के किसान और राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पी है। तो इस प्रकार से वो भ्रष्ट भी है। तो उस पर जो है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर बुलडोजर की अपेक्षा 100 गुना 1000 गुना बुलडोजर उस पर चलने की राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो देश को जवाब दीजिए कि क्या राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, सोनिया गांधी पर बुलडोजर चलाने की आपकी कोई मंशा है? और यदि मंशा नहीं है तो ये सब आपका दिखावा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, भारतीय जनता दल कब से कह रहा है कि कम से कम ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके, चूंकि ये तीनों टेस्ट से ये पता चल सकेगा कि इन समूह के मन में अपने देश, अपने मुल्क भारत के खिलाफ क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना जरूरी है कि करा करके इनको पैक करके इटली भेजिए, बहुत शांति आएगी। भारतीय जनता दल कब से कह रहा है। और तो जहां आप अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर बुलडोजर चला रहे हैं और इन देश के गद्दारों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, ये कभी यहाँ रहता है और 2-3 महीने तो भारत में रहता है ये राहुल गांधी, और फिर गुलछरे उड़ाने के लिए कभी लंदन, कभी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, थाईलैंड वगैरह में जाकर के वो इस तरह से ऐश करता है। किस पर? हमारे देश के लूटे हुए काले धन के बूते। ये आपको भी मालूम है। तो कितना बड़ा अपराध आप लोग कर रहे हैं और इस देश के साथ छल कर रहे हैं, यह देश दिख रहा है। ये राहुल गांधी या अखिलेश यादव कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनको नस्त में नाबूद करना एक मुख्यमंत्री की और एक प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। आप लोग रामराज की बात करते हैं ना, प्रभु राम ने कभी नहीं सोचा कि ये रावण जो है वो इतना ताकतवर है। प्रभु राम ने कभी ये ख्याल नहीं किया कि ये रावण जो है उस प्रभु भोले शंकर का भक्त है, जिसके की स्वयं प्रभु राम जी स्वयं भक्त थे।
इन विचारों से वो विचलित नहीं हुए और उसका वध किया। हालांकि उसको समझाने का भी प्रयास किया, और कुछ ऐसे भी दुष्ट हैं हमारे भारतीय समाज में जो कि उस रावण की तारीफ करते हैं, बड़ा विद्वान था, बड़ा भक्त था। ये सब बकवास। वो विद्वान था और भक्त था, वो चीजें एक और, वो सिर्फ जो है जो उसकी बहन या सुपर्णखा की नाक काटने का ही बदला नहीं लिया, माता सीता को अपमानित किया और उनको जो हर के ले गया, और उसके बाद जो उनको प्रेशराइज कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था अपनी, मैंने उसकी 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 कुदृष्टि थी माता सीता के ऊपर। तो तब भी कुछ दुष्टवे हमारे इस देश में रावण की तारीफ करते हैं कि बड़ा विद्वान था। तो ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं। लेकिन प्रभु राम ने इस अपराध के लिए उसको छोड़ा नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, और अपनी नाभि में अमृत वो बसाए हुए है। वो प्रभु राम ने युद्ध के मैदान में वो अमृत भी सुखाया और उसका वध किया। तो उसी प्रकार आप मैंने यदि रामराज की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ महोदय, तो ये जो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी ये खरदूषण है। खरदूषण को मारने से रावण का वध नहीं होगा। रावण का वध तब होगा जब आप अखिलेश यादव का वध करें, जब आप राहुल गांधी का वध करें। और एक बात का ध्यान रखिए, वध, अब इसमें वध का मतलब नहीं कि उनको जान से मार देना है। उनको उनकी जो हैसियत है उसको नस्तमे नाबूद कर देना है। उनकी जितनी बिल्डिंगें हैं उसको ध्वस्त कर देना है। उनके जितने आर्थिक स्रोत हैं उसको फ्रीज कर देना है। तो इतना आप भी समझते हैं। उनको राजनीतिक रूप से उनका वध कर देना है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव और इसी तरह के सभी जो कि हमारे देश के लिए अभिशाप बने हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या ये मंशा आपकी है? भारतीय जनता दल ने तो कह दिया आपकी मंशा बिल्कुल नहीं है। अब तक जो है जो आपके कारनामे दिखा रहे हैं कि आप इन देश के गद्दारों को और हमारे देश के अभिशापों को किस तरह से सुविधा दे रहे हैं, किस तरह से सहूलियत दे रहे हैं, और तर्क दे रहे हैं कि इनको जनता चुन रही है। जनता के चुनने से वो अपराध धुल नहीं जाते हैं। अब और योगी आदित्यनाथ महोदय और मोदी महोदय, आपको याद होना चाहिए कि सैयद शहाबुद्दीन, उसको भी जनता ने ही चुना था, लेकिन देश का कानून उस पर लगा ना, जेल गया ना। तो उदाहरण है। तो देश की आवश्यकता है, देश का कानून है, वो लगेगा, चाहे उसको जनता चुने चाहे न चुने। वो तो जो जनता, प्रदेश की जनता, ये देश की जनता चुन करके जो आप पर दायित्व देती है उसका तकाजा है, क्योंकि उस जनता को इन देश के गद्दारों से, इन देश के अपराधियों को संरक्षण देने वालों से निजात आप दिलाएगी। और ये भारतीय जनता के दल इसलिए कह रहा है कि आप बहुत वो ढिढोरा पीटते हैं, तो उस ढिढोरे की असलियत भी जानना हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों, हमारे समूचे देश के भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। इनका ढिढोरा सिर्फ दिखावा मात्र है, देश के साथ छला हुआ है, ये समझने की आवश्यकता है। और योगी आदित्यनाथ महोदय और मोदी महोदय, आपका सबसे बड़ा अपराध यह है कि देश के गद्दारों को आप गद्दार नहीं मानते। ये बात पहले भी कही गई है। राहुल गांधी के प्रति वक्तव्य मैंने देखा था कि योगी आदित्यनाथ महोदय कहते हैं कि ये राहुल गांधी जो है वो कृष्ण भक्त नहीं है,
राम भक्त नहीं हैं, तो कृष्ण भक्त न होना और राम भक्त न होना जो है योगी आदित्यनाथ महोदय की नजरों में बहुत बड़ा अपराध है। आप राजनीति करते हैं प्रदेश की, देश की और आवाम की, तो आवाम के दृष्टिकोण से देखें, देश के दृष्टिकोण से देखें ना, तो देश के खिलाफ जो गद्दारी करता है वह इस देश के लिए देश के लिए सबसे बड़ा जघन्य अपराधी है। इसकी मान्यता, इसका विचार आपने कभी नहीं दिया, और इसीलिए जो दिखता है सिर्फ योगी आदित्यनाथ महोदय इस भावना से काम करते हैं, जहां जहां इस्लाम आस्था वाले मैंने अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कोई नाम उनको दिखेगा, वही नाम ये बदलेंगे। इलाहाबाद का नाम कर दिया प्रयागराज, और उसी बगल में वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू का बाप मोतीलाल नेहरू का नाम जो है बदलने की आपने आवश्यकता नहीं समझी। इसी से तो ये मानसिकता झलकती है आपकी कि आपकी वफादारी देश के प्रति नहीं है, सिर्फ एक भावना से काम करते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध एक मानसिकता आपकी काम करती है। देश के गद्दारों को बचाना और उस अपराध को ढकने के लिए जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति एक दुर्भावना पालना। जबकि यदि देश को कायम रखना है तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अलग थलग करके आप नहीं रख सकते हैं। उसके एकाध सदस्य को अपना मंत्री बना लिया, उससे कोई सामाजिक जो है वो जो सामाजिक यानी समरसता नहीं आती है, और ये भी भाव वो प्रकट नहीं होता है कि आप जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति दुर्भावना जो आप रखते हैं वो गलत है, वो सही है। जरा विचार करिए कि जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, हालांकि लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक, वह अल्पसंख्यक है भी नहीं। उसकी आबादी करीब 17-18 करोड़ है। वह दूसरा बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक तो जो है ये बौद्ध पंथ के अनुयायी हो सकते हैं, जैन पंथ के अनुयायी हो सकते हैं, पारसी पंथ के अनुयायी हो सकते हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन ये इस्लाम आस्था वाला तबका तो एक दूसरा बहुसंख्यक है। देखिए, ये सारी बातें जो योगी आदित्यनाथ महोदय और मोदी महोदय से जो पूछी जा रही हैं, इसका कतई तात्पर्य नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी के पाप धुल गए, अकबरुद्दीन ओवैसी के पाप धुल गए, तौकीर रजा के पाप धुल गए और शफीकुर रहमान के पाप धुल गए। ये तो और घातक हैं सब, और घातक हैं तो इसका इलाज आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने 9 साल सोते रहे और उस नींद के बाद जगे तो थोड़ी बहुत कार्रवाई कर दिया जो है वो PFI के खिलाफ। वो भी सुनने में आया कि अमित शाह महोदय बहुत गहरी निद्रा यानी ये लॉन्ग स्लम्बर से जगे तो ये कार्रवाई कर दिया। अरे उसकी जड़ काटिए ना। जहां तक जड़ का सवाल है तो फिर सवाल आता है कि PFI को शह कौन दे रहा है, PFI के साथ जो है खड़ा कौन होता है। और ये मोदी महोदय को भी मालूम है कि दक्षिण के राज्यों में जब चुनाव आता है तो यही PFI जो है इसी GNPC को चुनाव में मदद करती है। PFI के कई नेताओं के साथ सोनिया गांधी के फोटो मिलते हैं, जाकिर मूसा नाइक के साथ दिग्विजय सिंह के फोटो मिलते हैं। तो सोनिया गांधी हुआ और आपका दिग्विजय के कितने लोग हैं, उनके खिलाफ योगी महोदय, मोदी महोदय बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? आप सिर्फ जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुलडोजर आप चला रहे हैं, अतीक अहमद के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं,
ये जो जो दिग्विजय है, सोनिया गांधी है, जो कि पीएफआई जो है वो आतंकवादियों को पैदा करती है, उसके साथ जिसके फोटो मिलते हैं, उनके खिलाफ आप बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? और यही तो दिखाता है कि आपका यानी अपराध मुक्त करने का, माफियाओं से मुक्त करने का, दादाओं से मुक्त करने का, और इस तरह के अपराधियों से मुक्त करने का जो अभियान चलाने की जो आपकी मंशा है, उसमें काफी खोट है। तो बताया गया कि जब भी पीएफआई की बात करिए तो जब तक सोनिया राहुल का आप इलाज नहीं करेंगे, इस तरह से कई पीएफआई जो है वो खड़ा करते रहेंगे। और जितना भी आतंकवादियों को श्रम मिलता है, पत्थरबाजों को श्रम मिलता है, और उपद्रवियों को श्रम मिलता है, चाहे सीए के नाम पर हो, रामनवमी के अवसर पर जो है इस तरह से पत्थरबाजी होती हो, ये सारे के सारे जो है इसी जीएनपीसी, समाजवादी पार्टी इत्यादि से श्रम मिलती है। तो जब तक उनके खिलाफ यदि आपकी, देखिए ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि यदि आपकी वफादारी इस देश के प्रति है, तो यदि आपकी वफादारी इस आवाम के प्रति है, तो निश्चित तौर पर देश के गद्दारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, इसके विषय में आप स्पष्ट होइए और स्पष्ट करिए। लेकिन उसके पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी को इस देश का गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते। तमाम इस तरह के उनके कृत्य हैं जो कि चीख कर बयान करते हैं कि उससे बड़ा कोई गद्दार इसमें नहीं है। और ये भी आपको जानना चाहिए कि मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू इत्यादि से इन सबों ने भी गद्दारी की है। मोदी महोदय, आपको पता नहीं है 1913 में जब इस मोहनदास करमचंद गांधी को जब पैराशूट करवाया गया, और किसने कराया? अंग्रेजी सरकार ने। क्यों कराया? बंग भंग, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। तो उस बंग भंग के विरोध में जो हमारा एक देशभक्ति का आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, अनुशीलन समिति, और एक और था, उसका नाम हमको भूल रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए मोदी महोदय इस मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया। और ये मोहनदास करमचंद गांधी सार्वजनिक रूप से उस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा किया, जिस अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे देश के 7 लाख से ऊपर भारतीय भाई बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो मोदी महोदय जरा बताइए कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़ करके कौन गद्दार होगा? और उसी ने अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती करवाया। क्या आपको मालूम नहीं कि जो इंडिया गेट जो है मोहनदास करमचंद गांधी की उसी गद्दारी का नमूना है? यानी जिन भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया, उन्हीं का नाम खुदा हुआ है इसमें। तो देश के प्रति आप इतनी बड़ी गद्दारी आप कर रहे हैं, और जो है गद्दारों को बचाने का जो काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं। और इन सबों ने, यानी जिन कांग्रेसियों ने वो अंग्रेजों के साथ हमेशा उनके साथ मिले रहे, चिपके रहे, दिखाने को इधर उधर कुछ कर दिया, मुखबिरी करते रहे, और जब अंग्रेज गए तो सत्ता को छीनने के लिए, उसको झपटने के लिए, उनको मिले क्या क्या साजिशें की,
देश को बांटा, तमाम मैंने ये चीजें बार बार कही जा रही हैं। आप इनको जो है गद्दार तक नहीं मानते हैं और आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। और क्यों? हमारे सुभाष चंद्र बोस को मैंने उनको बैकग्राउंड में रखने की साजिश इन समय जो किया, क्या वो देशद्रोह नहीं है? मोदी महोदय जरा बताइए। और मोदी महोदय, आपको शर्म नहीं आई कि इतने बड़े महान नेता हमारे सुभाष चंद्र बोस को आपने उनकी 5 फीट की मूर्ति जो है जॉर्ज पंचम के स्थान पर लगवाई? आपको शर्म नहीं आई? वो देश भूलता नहीं है। और वो किसको सलाम करते हैं? जॉर्ज पंचम को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व में सबसे ऊंची, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति 5 फीट की। इन गद्दारों के, मोदी महोदय जरा बताइए, इन गद्दारों के नाम पर पूरे देश में अस्पताल, सड़कें, शिक्षण संस्थान, हवाई अड्डे, इन गद्दारों के नाम पर, ये आपको दिखता नहीं है? और भारतीय जो है करेंसी पर, नोटों पर उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो है। वो आपको नहीं वो अखरता है। देश को जरूरत है कि सारे अभिशाप को, कलंक को मिटा करके सुभाष चंद्र बोस के माहौल को लाइए ना। सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो आपका जो पाखंड है, वो भी एक गद्दारी का नमूना है। आपने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन जो 23 जनवरी है, उसको आपने गणतंत्र दिवस से जोड़ दिया। इन गद्दारों के नाम पर मैंने मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू के नाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, शायद आपको मालूम नहीं है। और आपने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जिस पुरस्कार की आपने घोषणा की, वो भी देश जान ले। आपने क्या किया? डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन में जो पुरस्कार दिए जाएंगे, वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर दिए जाएंगे। किस स्तर तक आपने अपमानित किया है हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। कल के चुनाव में दिया गया था कि नॉर्थ ईस्ट भी कांग्रेस मुक्त। ये कांग्रेस मुक्त का इनका तात्पर्य है कि सत्ता से बेदखल जो कर रहे हैं इन कांग्रेसियों को, उसको बोल रहे हैं कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस मुक्त वो है कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ना है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें, जड़ से उखाड़ने की जब बात आएगी उस जीएनपीसी को, और जो कि जरूरी है, इस बात में जो जरूरी है, तो उसकी पूर्व शर्त है इस बीजेपी को भी जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। आप सभी को याद है कि जो प्रभु राम की जो कथा है, जो बात है, तो जब युद्ध के मैदान में उस रावण से सामना हुआ प्रभु राम जी का, तो तीर से जो है उसके सर काट रहे थे रावण के। तो जब एक उसका सिर काटे तब तक दूसरा सिर वो निकल आता था, दूसरा काटे तो तीसरा निकल आता था। तो प्रभु श्री राम जी वो हैरान हो गए। तो वो विभीषण जी बोले कि प्रभु ये रावण ऐसे नहीं मरेगा। तो पूछे क्यों? तो उन्होंने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, तो जब तक आप उस अमृत को नहीं सुखाएंगे तब तक ये रावण मर नहीं सकता। तो प्रभु श्री राम जी ने वही किया, उसके नाभि से अमृत को सुखाया, अब इसके बाद प्रहार किया, तब वो धराशायी हो गया।
तो जेएनपीसी जो है, जेएनपीसी जो रावण है, उसका अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसको अमृत देने वाले बीजेपी अस्तित्व में रहेगी। तो ये देशवासियों को समझने की जरूरत है कि यदि जेएनपीसी जैसे रावण से यदि मुक्ति चाहिए और जड़ से उखाड़ने की बात है, तो इस बीजेपी को भी जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। इनको जड़ से समाप्त करने में चाहे कितनी भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जी जो कि तीनों लोक के मालिक, सर्वशक्तिमान, लेकिन वो भी तकलीफ झेले, जंगल जंगल भटके और उन आसुरी शक्तियों का भी सामना किया, नाग फांस का भी सामना किया, जो कि बेहोश हो गए थे। इसके बाद अपने भाई लक्ष्मण को शक्ति भी लगी, उसकी क्या नाम है वो, उसका जो बेटा था रावण का, मेघनाथ का, इंद्रजीत, शक्ति लगी और क्या क्या विलाप करने लगे, सारी तकलीफों को झेले, लेकिन दुष्ट रावण का वध करना था तो वध करना था। तो उसी प्रकार जो है इन दुष्टों का यदि नाश करना है तो कुछ तकलीफ भी हो तो कोई बात नहीं है, तकलीफ तो कुछ होगी ही, चूंकि ये जड़ें जो वो जमाए हुए हैं अपने देश में भी और बाहर भी। और दुखड़ा तो इस बात का है कि इन देश विरोधी ताकतों को बीजेपी वाले, बीजेपी के जितने सिपह सालार हैं, जितने उनके नेता प्रवक्ता हैं, वो देश का दुश्मन नहीं मानते। वो कहते हैं ये सब मोदी विरोधी है। ये सबसे बड़ा अपराध जो है बीजेपी वालों का है। या तो मोदी विरोधी बोलेंगे या तो उसको हिंदू विरोधी बोलेंगे। ये दोनों शब्दावली का प्रयोग करके ये देश के गद्दारों को बचाते हैं और इस तरह का जो माहौल खड़ा करते हैं देश के तमाम गद्दार पत्रकारों का। जब भी आप वो रवीश कुमार को आप देखते होंगे तो निश्चित है कि ये जेएनपीसी के ये पाले हुए सब तत्व हैं सब। अब जैसे और इनकी विशेषता जरा देखिए, रवीश कुमार जैसे, रवीश कुमार हमेशा यानी इन कांग्रेसियों की गोद में बैठ करके, कम्युनिस्टों की गोद में बैठ करके पत्रकारिता इसने किया और अपना इस पाप को धुलने के लिए दूसरे को बोलता रहा कि यह गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये हालत है। लेकिन सिर्फ यानी रवीश कुमार का इस रूप में यानी वर्णन कर देने से कुछ नहीं होगा। उनके विनाश की आवश्यकता है। देश को यदि महफूज करना है तो उनके विनाश की आवश्यकता है। रवीश कुमार, आशुतोष सब है ना, अविशाल शर्मा है और संदीप चौधरी है, मानक गुप्ता है, ये सब है। लेकिन सबके सब वह आज भी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और विदेशी मीडिया से मिल करके। और ये इन सबों का जो धंधा है बंद नहीं हो रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध में पूरी दुनिया देख रही है कि रूस के साथ क्या अन्याय हुआ। दुनिया को जानना चाहिए। जब कोल्ड वार के युग में दो सैनिक संगठन बने थे विश्व स्तर पर। एक नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोप वालों का, अमेरिका का एक सैन्य संगठन था। एक वार्सा पैक्ट था तो जो रूस की ओर से था। तो जब रूस का 1991 सोवियत संघ का जब विखंडन हो गया तो ये वार्सा पैक्ट जो है वो डिसॉल्व हो गया, माने वो खत्म हो गया। तब भी इन सबों ने नाटो को जारी रखा और नाटो को और मजबूत किया और खास करके सोवियत संघ से जो देश निकले थे उनको भी नाटो में शामिल करने लगा। यह जो है रूस को बर्दाश्त नहीं हुआ और खास करके उसी के बगल में जो यूक्रेन है, उस यूक्रेन को रूस जो है 12 साल तक समझाता रहा कि भैया तुम नाटो का सदस्य मत बनो,
इसलिए कि नाटो के सदस्य बनते ही वो नाटो की सेनाएं जो है ठीक आकर के मॉस्को तो बिल्कुल किनारे पे है ना, मैंने पश्चिमी किनारे पे है, जो उसकी रूस की राजधानी है। तो आकर के मॉस्को पर जो है मॉस्को पर नाटो की सेनाएं आकर के चढ़ जाएंगी। तो इसको कौन सा देश, और रूस भी इसको बर्दाश्त करेगा? तो यही बात जो है, तो झगड़े की मुख्य जड़ यही है कि 12 साल 13 साल 14 साल तक रूस जो है यूक्रेन को समझाता रहा कि भाई तुम नाटो के सदस्य मत बनो, लेकिन नहीं, वो उन सबको उकसाने पर बिल्कुल तंता रहा। आज भी देखिए जेलेंस्की ने पूरे माने यूक्रेन को तबाह करवा दिया, और तभी उसकी अकड़ वही कहावत होती है ना कि रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐंठन नहीं गई। आज भी उसकी ऐंठन नहीं जा रही है। ये सत्यता है। ये पश्चिमी मीडिया से मिलकर के TV9 भारतवर्ष और भी जो है पश्चिमी मीडिया का ही बात जो है वो उभरता रहता है। अमेरिका की ये रिपोर्ट है कि रूस बहुत कमजोर हो गया है, उसके 1.5 लाख सैनिक मर गए हैं, फलाने ढिकाने शुरू कर रहे हैं। अब बीच में चूंकि उनको सत्यता भी को छिपा नहीं सकते, तो रूस कब्जा करने वाला हो, तो भाई वो तो कब्जा करेगा ही। कब्जा करना चाहिए यूक्रेन को, और कब्जा करेगा, ठीक है, देर हो गई। और इतना सब वो जो है प्रतिबंध लगाए। भारत का ये स्टैंड कम से कम रूस से तेल खरीदना और उसको आर्थिक रूप से उसको संभालना जो बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है भी। और रूस हमारे वक्त का साथी और दोस्त है। देश को नहीं भूलना चाहिए कि सन 71 के युद्ध में ये दुश्मन अमेरिका जो है भारत को धमकाने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था इसमें बंगाल की खाड़ी में, ये दुश्मन अमेरिका। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके पहले ही जो है वो रूस ने यानी पनडुब्बियों से उस 7वें बेड़े के आसपास उसको घेर लिया। तब जाकर के अमेरिका का 7वां बेड़ा भागा यहाँ से। तो अमेरिका का हमेशा जो इतिहास रहा है, भारत विरोधी रहा है हमेशा इस चीज को। हालांकि अमेरिका के कितने चमचे बैठे हुए हैं इसी देश में, और सबसे अधिक चमचे जो है अमेरिका के ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, और भी इस्टेब्लिशमेंट में है। अमेरिका के चमचे तमाम बैठे हुए हैं, लेकिन अमेरिका इस देश का दुश्मन है। तो जो है रूस का यूक्रेन पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। ये सबक होगा नाटो के देशों को और अमेरिका के देशों को, और वो रूस जो है वो करके रहेगा। तो ये भारत के हित की बात है। तो उसको भी ये मैंने देखने में आता है कि ये न्यूज 18 इंडिया और TV9 भारतवर्ष दोनों पश्चिमी मीडिया से साठ करके उसी बात को उछालते हैं। तो ये मीडिया वाले खासकर TV9 भारतवर्ष और ये न्यूज 18 इंडिया और भी जो है हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष के बड़े खतरनाक शत्रु हैं। इस सच्चाई को भी जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।